हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू बीट द स्ट्रीट। अडानी विल्मार आईपीओ रिव्यू तो हमने कर दिया था, बट कई लोगों की क्वेरी आ रही थी कि शेयर होल्डर कोटा में किस तरीके से अप्लाई करना है, आपको रिटेल कोटा में अप्लाई करना चाहिए या शेयर होल्डर कोटा में। तो उसी से रिलेटेड आज ये वीडियो है और उसमें शेयर होल्डर कोटा से रिलेटेड सारी क्वेरी रिजोल्व होगी और साथ ही साथ बताया जाएगा कि शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई करना कैसे है और आपको कितने चांसेस मिलेंगे शेयर होल्डर कोटा में एज कम्पेयर टू रिटेल कोटा। शुरुआत करता हूं मैं आपकी लेटेस्ट वीडियो में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर होल्डर कोटा से रिलेटेड क्वेरीज का सामना ना करना पड़े। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको करना भी चाहिए यूज शेयर होल्डर कोटा या नहीं करना चाहिए, वो मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आईपीओ 27 जनवरी को आज ओपन हो चुका था। 31 जनवरी इज द लास्ट डे। अगर हम बात करते हैं प्राइस बैंड की, 218 टू 230 है। 3600 करोड़ रुपए का ये आईपीओ है, जिसमें 10% जो है वो आपका शेयर होल्डर कोटा है, मतलब कि करीबन 360 करोड़ के लमसम का शेयर होल्डर इसमें कोटा रहेगा। 35% जो कोटा है वो रिटेल का कोटा है। तो ये दोनों अपने लिए काम के, क्यूआईबी और एनआईए को अगर हम छोड़ दें तो ये दोनों जो चीज़ें हैं वो हमारे लिए अभी एज ऑफ नाउ काम की है। तो अब यहाँ पर समझते हैं शेयर होल्डर कोटा होता क्या है। तो दो कैटेगरी होती है, एक होती है रिटेल कैटेगरी, एक होती है शेयर होल्डर कैटेगरी। तो शेयर होल्डर कैटेगरी आपको जो जो भी कंपनी है जो आईपीओ लेके आ रही है, उनका क्या होता है कि अगर उनकी कोई होल्डिंग कंपनी है जिसके अंडर वो सब्सिडी बनी गई है और वो लिस्ट हो रही है, तो कुछ कुछ कंपनीज आरएचपी में ये डालती है कि मतलब रेड आरएचपी मतलब रेड एरिंग प्रोस्पेक्टस में ये डालती है, जो एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें ये बताया जाता है कि कंपनी का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है और कंपनी आगे क्या करने वाली है और उसका जो अलोकेशन होगा शेयर होल्डिंग का वो किस तरीके से होगा। तो जिस जिसके पास भी अगर मेरे होल्डिंग कंपनी के शेयर्स होंगे तो हम उसको भी इसका फायदा देंगे, जो आईपीओ के कारण वैल्यू अनलॉकिंग होगी उसकी। तो यहाँ पर वही हुआ है कि अडानी एंटरप्राइज के पास जिसके पास जो शेयर होल्डर थे उनको यहाँ पर इसका फायदा मिलेगा। बट फायदे में कंडीशन ये है कि यहाँ पर जो है वो प्रोपोर्शनेट मेथड यूज किया जाएगा। जो पहले इन्होंने डीआरएचपी में यूज किया था वो लिखा था इन्होंने रिटेल कैटेगरी के जैसे ही आपको शेयर मिलेंगे, बट उसके बाद इसको चेंज कर दिया गया और उसको प्रोपोर्शनेट कैटेगरी बना दिया गया, जो कि होती है एचएनआई कैटेगरी के जैसे। तो एचएनआई कैटेगरी मतलब क्या होता है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल लोगों को 2 लाख रुपए की उनकी लिमिट होती है कि 2 लाख रुपए से ज़्यादा उनको शेयर में यहाँ पे लगाना होता है, तो उनको आईपीओ में अलोकेशन मिलता है। और एचएनआई कैटेगरी में क्या होता है, प्रोपोर्शनल अलोकेशन मिलता है। मतलब कि आप मान लीजिए कि अगर 100 लोगों ने लगाया है, तो अगर आपने भी 100 एप्लीकेशन के बराबर का पैसा दिया होगा तो आपको एक जो एप्लीकेशन होगी वो कंफर्म मिलेगी। मतलब कि अगर जितने लोग लगा रहे हैं, मतलब कि आपको एक एक एप्लीकेशन दी, एक एप्लीकेशन के अगेंस्ट 100 एप्लीकेशन आई है, तो अगर आपने भी टोटल अगर 100 एप्लीकेशन, वहां पर आप कितनी भी एप्लीकेशन लगा सकते हैं, तो आपने अगर 100 एप्लीकेशन लगाई तो आपको एक कंफर्म मिलेगी ही मिलेगी। ये होता है प्रोपोर्शनेट मेथड और वही यूज किया जाएगा एज ऑफ नाउ अडानी विल्मार के शेयर होल्डर्स के साथ। तो आपको ये काफ़ी जानना जरूरी हो जाता है कि आपको कौन सी जो चीज़ है वो यूज करनी है अडानी विल्मार के आईपीओ के लिए। तो अभी क्या हो गया है, दो कैटेगरी है, एक रिटेल कैटेगरी और एक प्रोपोर्शनेट मतलब कि शेयर होल्डर कैटेगरी। तो शेयर होल्डर कोटा से रिलेटेड बात कर लेते हैं कि जीरोधा में आपको किस तरीके से अप्लाई करना है। लास्ट वीडियो के एंड में मैं बताऊंगा कि आपको शेयर होल्डर कोटा यूज करना है या रिटेल कैटेगरी यूज करनी है। तो ये आपके सामने अडानी विल्मार से रिलेटेड मैंने आपके लिए जीरोधा की वेबसाइट ओपन कर दी है, जहां पर लिखा हुआ है कि किस तरीके से आप एक एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि जब भी आप इसमें अप्लाई करने जाते हो, कंसोल की जो वेबसाइट होती है, जब आप जीरोधा में अप्लाई करने जाते हो तो वहां पर आप क्या करते हो कि एक इस तरीके की विंडो आपको देखने को मिलती है। तो आपको वहां पर क्या करना है, आपको अपनी यूपीआई आईडी डालोगे और उसके बाद आपकी जो यूपीआई आईडी होगी उसके बाद नीचे यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको शेयर होल्डर कैटेगरी का। और शेयर होल्डर कैटेगरी में आपको एज ए इंडिविजुअल इन्वेस्टर आप हमेशा अपने ऑटो बाय डिफॉल्ट डला होता है, वहां पर आपको क्या चुनना है, शेयर होल्डर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इशूइंग द आईपीओ, और वहां पर आपको अप्लाई करना है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, तो आप शेयर होल्डर कोटा में एलिजिबल हो जाएंगे। इसके बाद क्या होगा, आपको यहाँ पर टिक करना है और उसके बाद नीचे सबमिट करोगे और आपकी जो रिक्वेस्ट होगी वो इस यूपीआई आईडी पे आ जाएगी, जहां पर आपको पैसा देना है और आपको फुलफिल करना है। तो शेयर होल्डर कैटेगरी में भी आपको पैसा देना पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा कि शेयर होल्डर कैटेगरी में पैसा नहीं देना है, उसमें भी आपको पैसा देना पड़ेगा। इंडिविजुअल इन्वेस्टर कैटेगरी में तो जो लोगों के पास ऑलरेडी अडानी एंटरप्राइज के शेयर्स नहीं है वो तो डायरेक्ट इंडिविजुअल इन्वेस्टर वाली कैटेगरी में जाएंगे, जिनके पास शेयर्स हैं वो जाएंगे शेयर होल्डर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वाली कैटेगरी में। तो उसमें अब आपको प्रोबेबिलिटी भी मैं समझा देता हूं कि किस तरह से प्रोबेबिलिटी दोनों में काम करेगी। और एक और चीज़ बताता हूं कि आप जीरोधा से केवल एक ही एप्लीकेशन यहां पर अप्लाई कर सकते हो। मतलब कि अगर आप जीरोधा से अप्लाई कर रहे हो शेयर होल्डर कोटा में तो आप फिर इंडिविजुअल इन्वेस्टर में वहां पर अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो आपको अगर एज ए इंडिविजुअल इन्वेस्टर भी अप्लाई करना है, शेयर होल्डर कोटा में भी अप्लाई करना है, तो इंडिविजुअल इन्वेस्टर के लिए आपको यूज करनी पड़ेगी एएसबीए वाली फैसिलिटी। असबा जो आपके बैंक की फैसिलिटी होती है, जो भी आपका बैंक ऑफ बड़ौदा होगा, आपका एसबीआई होगा, जो भी आपका जो बैंक है, उनकी जो असबा की जो फैसिलिटी है वो आपको यूज
यूज़ करनी पड़ेगी नेट बैंकिंग के थ्रू, तो वहाँ से आपकी एप्लीकेशन हो जाएगी। बट अगर आपके पास ऑलरेडी शेयर्स हैं तो आप यहाँ पर जीरोधा के थ्रू शेयर होल्डर कैटेगरी में यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको रिटेल में भी अप्लाई करना है तो आपको फिर एस्बा का मेथड यूज़ करना पड़ेगा, तो आप दोनों एक ही जगह से अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो दिस इज़ द थिंग, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब समझ में आता है, अब समझते हैं कि इंडिविजुअल इन्वेस्टर में आपको अप्लाई करना है या शेयर होल्डर में प्रायोरिटी में आपको अप्लाई करना है। तो अभी आपके सामने यहाँ पर मैंने लिख दिया कि शेयर होल्डर कोटा का जो परसेंटेज है वो है 360 करोड़ का। अगर रिटेल कैटेगरी की बात करें तो 1260 करोड़ का है। तो इसी में से ये 360 जो करोड़ है वो भी शेयर होल्डर कोटा का जो है वो कहीं ना कहीं रिटेल से ही पर्टेन करता है। तो अभी अगर हम बात करते हैं तो इसको अलग कर दें तो 900 करोड़ होगा जो रिटेल में बच जाएगा, क्योंकि इन्होंने अपर लिमिट दी हुई है 35% की। जो रिटेल कैटेगरी होगी वो करीबन 35% रहने वाली है। और शेयर होल्डर कोटा के लिए ऐसे कोई स्पेसिफिक परसेंटेज नहीं दिया है, बट बताया कि 10% के लमसम हमारा शेयर होल्डर कोटा रहेगा। बट उसमें डिपेंड करता है कि आपकी एप्लीकेशन कितनी आती है। तो आपको अगर शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई करना है या रिटेल कैटेगरी में, तो वो कैसे डिसाइड होगा, वो इंपॉर्टेंट ये है कि आपको देखना होगा कि शेयर होल्डर कोटा में कितनी एप्लीकेशन आती है लास्ट डे तक। शेयर होल्डर कोटा में मान लीजिए कि जो टोटल सब्सक्रिप्शन है वो मान लीजिए कि 2x हो गया है, तो आपकी जब तक एप्लीकेशन 2x के बराबर नहीं होगी तो आपको कंफर्म है कि आपको अलॉटमेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि वापस आप प्रोपोर्शनेट बेसिस में चले जाओगे और मिनिमम अलॉटमेंट होता है वो 1 अलॉटमेंट होता है। तो आपका यहाँ पर अलॉटमेंट की फिर चांसेस यहाँ पर थोड़े कम हो जाते हैं। बट मान लीजिए कि आपके पास जो अलॉटमेंट के चांसेस आपको बढ़ाने हैं तो आपको 100% रिटेल इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। आई थिंक रिटेल में 900 करोड़ का बफर है जहाँ पर आपको ज़्यादा चांसेस मिलेंगे एज कंपेयर टू शेयर होल्डर। बट आपको क्या है कि लगाना ही लगाना है मेरे को, तो आप दोनों में लगाएं। दोनों में लगाने से क्या होगा कि अगर आपकी शेयर होल्डर की प्रोबेबिलिटी कम होगी तो भी आपकी रिटेल वाली जो प्रोबेबिलिटी है उसमें आप फॉल कर जाएंगे। बट रिटेल में काफ़ी लोग लगाएंगे, बट यहाँ पर जो साइज है वो भी बड़ा है। बट एज ऑफ नाउ अगर मैं आपको समझाऊं तो शेयर होल्डर कोटा में आपको मिलने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, बट अगर वहाँ पर एप्लीकेशन कम हो तो, मतलब कि एप्लीकेशन पर डिपेंड करता है कि मान लीजिए कि टोटल 100 एप्लीकेशन है एक शेयर के लिए, अगर 100 एप्लीकेशन होती है, इसका एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, ऐसा हो नहीं रहा है। अगर एक एप्लीकेशन के लिए 100 जने अप्लाई करते हैं तो उसमें क्या होगा कि अगर आपने भी टोटल 100 एप्लीकेशन मारी होगी तो आपको एक कंफर्म मिलेगा। ये ऐसा होता है, ये जो अलॉटमेंट होता है वो इस तरीके का अलॉटमेंट यहाँ पर होता है। बट अगर आपने क्या होगा कि फिर आपको क्या है कि उसमें नंबर आना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप क्या होगा कि आपको अगर सब्सक्रिप्शन नंबर पता नहीं है तो आप अगर अभी अप्लाई, जैसे आप फर्स्ट डे पे अप्लाई कर देंगे तो आपको सब्सक्रिप्शन नंबर पता नहीं होगा और आप वहाँ पर मिस्टेक कर जाएंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के पास शेयर ही पूरे नहीं होंगे, क्योंकि 65 शेयर्स आपके मिनिमम चाहिए। अगर आपको 65 शेयर आपके पास अडानी एंटरप्राइज के होंगे तब आप एलिजिबल होंगे ना, क्योंकि आपको हर शेयर के बदले यहाँ पर मिलेगा। ऐसा तो होगा नहीं केवल एक शेयर मिल जाएगा, आपको एक लोट मिनिमम लोट अगर मिलेगा तो एक लोट मिलेगा। तो आपके पास 65 अडानी एंटरप्राइज होंगे तब तो आपकी एलिजिबिलिटी के चांसेस बनते हैं। अगर आपके पास मान लीजिए 40 है या 45 है तो आपकी एलिजिबिलिटी के चांसेस तो वैसे ही कम हो जाते हैं, क्योंकि आप तो एलिजिबल ही नहीं हो रहे हो। अगर मिनिमम आपको हर शेयर के बदले एक शेयर मिलने वाला था ना, तो आपको प्रोपोर्शनेट में, आपको ऐसा तो होगा नहीं कि 15,000 की एप्लीकेशन है तो आपको 10,000 मिल गए, 5,000 किसी और को मिल जाएंगे, वैसा नहीं होगा। हमेशा मिनिमम आपको 1 लोट मिलेगा। मिनिमम 1 लोट का मतलब हुआ कि आपके पास अडानी एंटरप्राइज के मिनिमम 65 शेयर होने चाहिए, तब आप शेयर होल्डर कैटेगरी में आपको उसका पूरा फायदा मिल पाएगा। और उसके बाद भी ये चांसेस है कि बहुत सारे जन होंगे जो बहुत सारी एप्लीकेशन लगाएंगे और उसमें क्या होगा, शेयर होल्डर कोटा में भी फिर प्रोपोर्शनेट में आपका नंबर आए तो ठीक, नहीं आए तो भी ठीक, तो ऐसा हो जाएगा। तो इसमें काफ़ी इश्यूज रहेंगे जो, और हम आने, अगर आपको यहाँ पर नहीं समझ में आता तो हम और एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। आप लिंक डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप में वहाँ पर आप जुड़ सकते हैं। बट आपको समझना ये होगा कि रिटेल इज द मोर पावरफुल देन शेयर होल्डर कोटा एज ऑफ नाउ, क्योंकि अगर जब तक आपके पास 65 से शेयर होल्डर से ऊपर नहीं है तब तो आपके लिए बहुत रिस्की गेम है, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि शेयर होल्डर कोटा में आपके ज़्यादा चांसेस बनेंगे। एज ऑफ नाउ रिटेल के ज़्यादा चांसेस अभी लग रहे हैं, बट आपको देखना होगा कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अगर शेयर होल्डर कोटा मान लो कि भरता ही नहीं है शेयर होल्डर कोटा और आपके पास 65 शेयर्स होते हैं, आप एलिजिबल हो जाते हो, तो आपको फिर वहाँ पे 100% है कि आपको चांस मिल जाएगा और आपको शेयर्स मिल जाएंगे। बट देखना पड़ेगा कि आने वाले समय में किस तरीके से रहता है। तो ये वाली जो रिस्क है वो मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। और बाकी हमको देखना होगा कि थर्ड डे पे कितना प्रोपोर्शन होता है जो शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई होता है और साथ ही साथ आपका रिटेल में अप्लाई होता है। वैसे अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम काफ़ी अच्छा चल रहा है और लगता है भी है, बट यहाँ पर बजट काफ़ी बड़ा प्ले करेगा और यूपी के जो इलेक्शन होंगे वो काफ़ी बड़ा प्ले रखेंगे अडानी विलमार के आईपीओ में, और वो यहाँ पे कहीं ना कहीं नई सिचुएशंस पैदा कर सकते हैं जो अडानी विलमार में अभी एज ऑफ नाउ देखने को नहीं मिल रही है। अगर हम बात करते हैं इससे पहले वाली एसबीआई की, जो एसबीआई कार्ड का आईपीओ आया था वो भी यहाँ पर इसी तरह से, उसमें भी यहाँ पर डाउन साइड देखने को मिल गई थी। बट अभी एज ऑफ नाउ आज मैं अगर बात करूँ तो वहाँ पे पॉजिटिविटी है, बट आने वाले समय में क्या होगा वो हम अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं।
कंपनी अच्छा है, प्रोस्पेक्ट अच्छा है, फ्यूचर कंपनी काफ़ी अच्छा गाइडेंस दे रही है, बट सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है अभी की करंट सिचुएशन आप उसमें संभाल सकते हैं या नहीं, और वहाँ पर अगर आपको डिस्काउंट प्राइस में अगर मिल जाता है तो हम वहाँ पर नई एंट्री बना सकते हैं। एज ऑफ नाउ दिस इज द करंट सिचुएशन। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बताएं लोगों को कि यहाँ पर किस तरीके के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं शेयर होल्डर कोटा में, जो प्रोपोर्शनेट रिलेटेड जो चीज़ें हैं उससे रिलेटेड। थैंक यू सो मच।